नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। तमाम एग्जिट पोल आ चुके हैं जो दिखा रहे हैं कि बीजेपी की पश्चिम बंगाल में सरकार बनने जा रही है, लेकिन कुछ एग्जिट पोल्स ने अपना नतीजा ही देने से इनकार कर दिया। तो पश्चिम बंगाल में जो स्टेट सेंट्रिक एग्जिट पोल हुए हैं, जो वहां के स्थानीय मीडिया में चल रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार एक बार फिर बनते हुए दिखाई दे रही है। आज सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी को एक और झटका मिला, जब कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग जो फैसला ले रहा है वही ठीक है, यानी कि चुनाव की गिनती के काम में केंद्र सरकार के कर्मचारी ही लगेंगे। ममता बनर्जी की पार्टी चाहती थी कि उसमें राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी शामिल करवाया जाए। तमाम मुद्दों पर बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी से। आशुतोष सर, स्वागत है दास जी। स्वतंत्र पर। बहुत सर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा सर, तमाम एग्जिट पोल आ चुके हैं, तमाम लोगों के आकलन आ चुके हैं। आप भविष्यवाणी तो करेंगे नहीं सर, भविष्य वक्ता तो नहीं है, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार हैं सर, संपादक बड़े रहे हैं, तमाम लोगों से आप बातचीत करते रहे हैं। क्या दिखाई दे रहा है सर, नतीजा कर दीजिए आकलन आज आप भी। आप जब आपको मालूम है कि भविष्यवाणी नहीं करता हूं तो क्यों भविष्यवाणी मुझसे करवा रहे हो? हाँ। देखो, इस ये चुनाव जो है ना, ये चुनाव अपने आप में अद्भुत चुनाव है। और मैं ये कहता हूं कि दरअसल ये भारत के इतिहास में एक नए तरीके का प्रयोग हो रहा है। तो बंगाल एक नई प्रयोगशाला है भारत के चुनावी इतिहास में, और लंबे समय तक इसको याद किया जाएगा। क्यों ये बात मैं कह रहा हूं? अगर आप देखिए कि पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हो रहा है जब 27 लाख लोगों को अपना वोट कास्ट नहीं करने दिया जा रहा। जब आपने कहा कि भाई 67 लाख लोगों के नाम हमने तय कर दिए हैं, क्योंकि उसमें से कुछ मर गए हैं, कुछ डबल माइग्रेशन कर लिया है, कुछ लोगों के तमाम गड़बड़ियां हैं, तो मान लिया। हम्म। यहां तो आपने खुद अपना नियम बनाया था कि 2002 के इलेक्टोरल रोल में जिनके नाम होंगे उनको किसी तरीके का डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब वो उनके नाम 2002 के इलेक्टोरल रोल में थे और वो लेजिटिमेट वोटर्स हैं। हम्म। फिर आपने सिद्धांत निकाल दिया लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का, और सुप्रीम कोर्ट ने इस इस पर आपत्ति की कि हम्म। बिहार के अंदर आपके नियम कुछ और थे, बंगाल में आपने कुछ और नियम लागू कर दिए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं रोका इसको। हम्म। जबकि कायदे से होना ये चाहिए कि अगर आप मानते हैं कि संदिग्ध वोटर हैं, हम्म। तो या तो आप निपटारा कर दीजिए उनका समय रहते। और हम्म। अगर आप निपटारा नहीं कर रहे तो हमारा तो जूरिस्प्रूडेंस इस पे चलता है कि एक भी निर्दोष आदमी को फांसी नहीं होनी चाहिए, सजा नहीं मिलनी चाहिए, भले ही 10 दोषी छूट जाए। तो अगर एक भी आदमी का अगर वोटिंग राइट छीना जाता है तो ये भारत के लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। यहाँ तो 27 लाख लोगों को वोट वोट नहीं देने दिया गया है। हम्म। पहली बात तो ये होगी। दूसरी, 2.5 लाख के आसपास, 2 से 2.5 लाख के आसपास वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस लगे हुए हैं। हम्म। क्यों? क्या केंद्र सरकार को राज्य सरकार के ऊपर कोई भरोसा नहीं है? हम्म। अगर केंद्र सरकार को राज्य सरकार पे भरोसा नहीं है, राज्य सरकार को केंद्र सरकार पे भरोसा नहीं है, और 2.5 लाख जवानों की तैनाती की वजह से अगर वहां लोगों के मन में यह महसूस हो रहा है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, तो इसका क्या संदेश जाएगा? हम्म। अब टीएमसी के लोग तो साफ तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये तो चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा। तीसरी चीज, एसआईआर। एक एसआईआर हो रही है और उसकी वजह से दिल्ली, मुंबई के आस, कलकत्ता के और बंगाल के बाहर के जितने लोग काम करने गए थे, वो बेचारे भाग भाग के अपने घर जा रहे हैं। क्योंकि उनके मन में डर ये कि अगर उन्होंने वोट नहीं दिया तो फिर हो सकता है उनके वोटिंग राइट्स उनसे छीन लिए जाए, उनका उनके जो तमाम राशन कार्ड वगैरह वो सारी जो सुविधाएं मिलती है वो सारी चीजें उनसे छीन ली जाए। तो यहाँ पे दिल्ली के जहां मैं रहता हूँ आसपास अकाल पड़ा हुआ है। हम्म। लोगों के घरों में जो डोमेस्टिक हेल्थ है वो सब छोड़ के चले हाँ। गए। अब ये स्थिति तो हमने पहले कभी नहीं देखी। फिर हम्म। चुनाव के एक हफ्ते पहले आपने ममता बनर्जी की पार्टी को मदद करने वाले, चुनाव मैनेजमेंट देखने वाले आईपैक के डायरेक्टर को अरेस्ट कर लिया। चलिए, अरेस्ट अरेस्ट तो होते हैं, लेकिन पीएमएलए के केस में हम्म। दूसरे राउंड की पोलिंग के अगले ही दिन उनको बेल मिल जाती है। हाँ। क्या ये महज संयोग है या प्रयोग है? विक्रांत, आपने कोर्ट हमसे ज्यादा कवर किया, बहुत ज्यादा आपने कवर हाँ। किया है। क्या पीएमएलए के कानून में किसी को इस तरीके से इतनी आसानी से बेल मिल जाती है? और ट्रायल कोर्ट से तो बिल्कुल नहीं। हाँ। ट्रायल कोर्ट से बिल्कुल नहीं। अरविंद केजरीवाल को 6 महीने लगे, संजय सिंह को 6 महीने लगे, मनीष सिसोदिया पौने 2 साल जेल के अंदर, ये तो बड़े बड़े लोग थे, हम्म। इनको बेल नहीं मिल रही थी। तो आपने ईडी में पीएमएलए कानून के तहत एक व्यक्ति को अरेस्ट किया, और वही एक हफ्ते पहले आप कहते हैं नहीं हम इनका इनके बेल का विरोध करते हैं, और अगले बार आप कहते हैं नहीं हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और वो आदमी छूट जाता है। तो आपने जो ये आईपैक संस्था थी, इसका मतलब आपने गिरफ्तार करके कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की गई। फिर ममता बनर्जी को जो जो प्रस्तावक था उसके घर इनकम टैक्स से छापे पड़ गए। हम्म। ममता बनर्जी के सिक्योरिटी में जो लोग थे उनके यहाँ छापे पड़ गए। ममता बनर्जी ने यहां तक बयान दे दिया कि लगता है मेरी मुझे जान से मारने की कोई साजिश रची जा रही। हम्म। अब ये सब चीजें जब हो रही हैं,
तो हर मसला सुप्रीम कोर्ट जा रहा है बंगाल से। हम्म। अब वहां पे काउंटिंग में एक सेंट्रल गवर्नमेंट के आदमी को या पीएसयू के आदमी को रखना है, इस बात को ममता बनर्जी की पार्टी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया, वो सुप्रीम कोर्ट भी चला गया। कितनी बार मामला सुप्रीम कोर्ट गया, खुद ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के सामने एसआईआर के मामले में अपियर की। तो ये एक एक ऐसी स्थिति क्रिएट हो गई है जिसमें पश्चिम बंगाल एक नई प्रयोगशाला है, और अगर ये प्रयोग कामयाब होता है तो भारत के लोकतंत्र के लिए एक अच्छी खबर नहीं होगी। मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कहता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कौन जीतेगा कौन नहीं हारेगा, वो हाँ। प्रश्न अलग तरीके का। अभी तक अगर आप मुझसे पूछेंगे कि किसको एज है, मैं कभी ये नहीं कहता कौन पार्टी जीतेगी कौन पार्टी नहीं जीतेगी। मुझे लगता है कि अभी भी ममता बनर्जी को एज दिखाई पड़ रहा है मुझे वहां पे। हाँ। और उसके लिए सबसे बड़ा कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदू वोटरों में अच्छा समर्थन है। और एक आंकड़ा यह भी कहता है कि करीब हिंदुओं में भारतीय जनता पार्टी को 57% तक वोट मिलते हैं। और उसमें जो पुरुषों का जो जो हिंदू पुरुषों का जो वोट प्रतिशत का आंकड़ा है वो 57 से ज्यादा है। हाँ। लेकिन जो हिंदू महिलाएं हैं वो उतनी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देती हैं। अगर आप 2021 का आंकड़ा उठा के देख लें तो 50% महिलाओं ने टीएमसी को वोट दिया था, और 37% जो है वो बीजेपी को वोट दिया है। हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर हिंदू महिलाओं में अगर उनका वोट परसेंटेज बढ़ गया और हम्म। टोटल हिंदू आबादी का जो 64% अगर उनको वोट मिलेगा, तभी उनके जीत की संभावना मैं देखता हूं, जो कम से कम मुझे अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। हाँ। मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन चुनाव में आप जानते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन बंगाल के अंदर बहुत मजबूत नहीं है। ममता बनर्जी का संगठन बहुत मजबूत है वहां पे। तीसरी बात है, ममता बनर्जी जैसी करिश्माई नेता भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कहना पड़ा कि हर कैंडिडेट, आप ये मान के चलिए कि मैं लड़ रहा हूं, हम्म। तो नरेंद्र मोदी जी तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं ना, अमित शाह मुख्यमंत्री बनेंगे तो वही आदमी जो पंजाब जो जो बंगाल का होगा। बिल्कुल। तो आपके पास ऑल्टरनेट लीडरशिप नहीं है, आपका संगठन बहुत मजबूत नहीं है। और ममता बनर्जी जिस तरीके से चुनाव लड़ती हैं वो बीजेपी को के नेहले पे हमेशा दहला मारने की कोशिश करती हैं। और प्लस जो वहां का डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन है, उस कॉम्पोजिशन को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि एज ममता को है। अब वो जीतती हैं नहीं जीतती हैं, हारती हैं नहीं हारती, ये मैं इस बारे में कोई बात नहीं कहूंगा। सर मैं कुछ खास स्पेसिफिक मुद्दों पे इसी एग्जिट सर्वे जो आए हैं उनको लेकर के बात करना चाहता हूं। महिलाओं को लेकर के जो कहा जा रहा है कि महिलाएं इस बार बीजेपी के साथ जा सकती हैं, मैं इसमें एक कारण ये समझना चाहता हूं कि पिछली बार जब ममता बनर्जी को महिलाओं को इतना बड़ा समर्थन मिला था, तब तो हम्म, महिलाओं को वो पैसे भी नहीं देती थी, तमाम हम्म, योजनाएं भी उस समय शुरू नहीं हुई थी। ये सब पिछली बार चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी ने शुरू किया है। तो ऐसा हम्म, क्या बीजेपी ने बड़ा माहौल बना दिया होगा कि इन एग्जिट पोल के मुताबिक महिलाओं का बड़ा चंक, जो 1,500 रुपए, जो ग्रामीण इलाकों की महिलाएं जिनको, हम्म, जिनकी भाषा समझने में एग्जिट एग्जिट माई पोल माई इंडिया वालों को भाषा नहीं समझ में आई, उन्होंने बाकी एग्जिट पोल्स वालों को समझा दिया कि इस बार हम बीजेपी को वोट देंगे। तो महिलाओं में ऐसा क्या बड़ा बदलाव आया होगा कि उनको पैसे आने के बाद भी ममता से नाराजगी आ गई होगी? देखिए ये तो बीजेपी वाले ही बता पाएंगे कम से कम। मैं जो आपने बिल्कुल सही बात की, जो हमारे ख्याल से जो तमाम पत्रकार जो इस वक्त बंगाल को कवर कर रहे हैं उनको शायद वो जानकारी नहीं जो जानकारी आपके पास थी, कि 2021 में जो ममता बनर्जी को तब मिला था जब ममता बनर्जी ने कोई भी महिला संबंधित कल्याणकारी योजना शुरू नहीं की थी। जैसे उनकी लक्ष्मी भंडार योजना जो 500 रुपए से शुरू हुई थी, 2021 के बाद की योजना है, 500 रुपए से शुरू की थी, आज की तारीख में 1500 रुपए मिलते हैं, और SC ST की जो महिलाएं को 1700 मिलते हैं। तो जो महिलाएं पिछले 4 साल से 5 साल से 3 साल से लगातार उनके खाते में 1500 रुपए या 1700 रुपए आ रहे हैं, वो क्यों ममता बनर्जी का साथ छोड़ेंगी? एक हम्म। सवाल तो अपने आप में ये है। दूसरा ये है कि जो वहां रूपाश्री योजना है, हम्म। ये रूपाश्री योजना के तहत अगर किसी महिला की बच्ची की शादी, किसी महिला की शादी होती है तो 25,000 रुपए उनको मिलते हैं शादी के लिए। अब किसी गरीब परिवार में 25,000 रुपए अगर दिए जाते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी रकम हो जाती है, खासकर गांव के अंदर बहुत बड़ी रकम हो जाती है। और एक सरकारी आंकड़ा ये कहता है कि तकरीबन 22 लाख ऐसे परिवारों को यह लाभ मिला है, 22 लाख। हम्म। तो जिन बच्चियों की शादी में 25,000 रुपए इस परिवार को मिले हैं, वो क्यों ममता बनर्जी का साथ छोड़ेगा? तीसरा प्रश्न यह है कि तकरीबन तकरीबन 16,554 करोड़ रुपए एक कन्याश्री योजना है जिसमें बच्चियों को पढ़ाने के लिए उनको मदद दी जाती है। हम्म। तकरीबन 1 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिला है। आप हम्म। 1 करोड़ छात्राएं भी कह लीजिए, मतलब एक परिवार में दो बच्चियां भी हो सकती, तीन भी हो सकती हैं, उनको यह फायदा मिला है। तो हम्म। कन्याश्री योजना, रूपाश्री योजना, लक्ष्मी भंडार योजना, हम्म। अब ये सारी की सारी योजनाएं 2021 के बाद की योजना है। तो हम्म। जब 2021 में ममता बनर्जी को बिना इन योजनाओं के
अगर 50% महिलाओं ने समर्थन दिया, तो हम क्यों माने कि ये घट जाएगा? हम्म। चलिए बढ़ता नहीं है तो कम से कम 50% तो हाँ। रहेगा। हो सकता है 49 हो जाए, हो सकता है 51 हो जाए। हाँ। तो वो जो उनका बेस है वो सब्सटेंशियल है। दूसरी बात, आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, आपने ये कहा है कि बीजेपी ने किया क्या है। हाँ। देखिए, पश्चिम बंगाल वो जमीन है जहां आसानी से बदलाव नहीं होता। हम्म। पिछले 50 सालों में सिर्फ बिल्कुल। एक बार बदलाव हुआ, वो 2011 में। हम्म। 34 साल वाला लेफ्ट फ्रंट की सरकार रही, और ममता बनर्जी पिछले 15 साल की मुख्यमंत्री हैं। जब 2011 में पश्चिम बंगाल के अंदर बदलाव हुआ, उसके दो सबसे बड़े कारण थे। एक सिंगूर का आंदोलन, हाँ। दूसरा नंदीग्राम का आंदोलन। हम्म। तो वो आंदोलन के माध्यम से लोगों के बीच में अपनी जगह पहचान बना के लेफ्ट फ्रंट की जमीन को खिसका के 2011 में मुख्यमंत्री बनी थी। पिछले 5 साल के अंदर या पिछले 15 साल के अंदर, क्या आपको याद है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई आंदोलन वहां पे क्या जमीन से जोड़ के? एक भी आंदोलन बता दीजिए मुझे। हम्म। ये जो आरजे कार का मसला है, ये भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन तो हो ही नहीं सकता, था भी नहीं। हाँ। इसको तो सीपीएम के लोगों ने उठाया था। बिल्कुल। सीपीएम के लोगों ने उठाया था। हम्म। भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया में एक माहौल जरूर बनाने की कोशिश की उसको लेके। तो इसलिए ये कहते हैं कि जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी को वोट देती हैं, उनके बीच में थोड़ा बहुत विचलन अगर हो जाए तो हो जाए। हाँ। लेकिन अगर आप आंकड़ों को देखें, मैं क्यों ये बात कह रहा हूं, क्योंकि जो अपर कास्ट है, उस हम्म। अपर कास्ट में 2021 का जो सीएसडीएस का डेटा है वो कहता है कि 42% अपर कास्ट ने तृणमूल कांग्रेस को वोट दिया था, और 46% जो है वो बीजेपी को वोट दिया बीजेपी। था। और अगर यही आंकड़ा अगर आप अमीर और गरीब में देखें, तो तकरीबन तकरीबन जो 44% जो अमीर लोग हैं, हम्म। आ, वो तृणमूल कांग्रेस को वोट देते हैं, और 43% अमीर लोग बीजेपी को वोट देते हैं। और इसमें भी जो हिंदू रिच हैं, हम्म। वो 35% जो है वो टीएमसी को वोट देते हैं, और 40-48% जो है वो बीजेपी को वोट देते हैं। इसका मतलब जो एफ्लुएंट क्लास है, जो हम्म। पढ़ा लिखा क्लास है, जो अपर कास्ट है, जो अपर क्लास है, वो बीजेपी को वोट दे रहा है सब्सटेंशियली टीएमसी से ज्यादा। बिल्कुल। उसमें ज्यादा से ज्यादा 2% और बढ़ जाए, 3% और बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप देखें, जो जो गरीब तबका है, जो बड़े पैमाने में पश्चिम बंगाल के अंदर है, हम्म। उनमें से एक 50% गरीब तबका जो है वो तृणमूल कांग्रेस को वोट देता है, और 36% बीजेपी को वोट देता है। इस गरीब तबके को अपनी तरफ लाने के लिए बीजेपी ने क्या क्या आंदोलन किया? महिलाओं को अपनी तरफ लाने के लिए उन्होंने कौन सा आंदोलन किया? जमीन पे दिखाई नहीं पड़ता। तो अगर ममता बनर्जी बंगाल के अंदर अगर कोई बदलाव बीजेपी को करना था, तो नंदीग्राम और सिंगूर की तरीके से बड़ा आंदोलन करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। हाँ, मीडिया में जरूर माहौल बनाने की कोशिश, संदेश खाली को उठाकर खूब बड़ा मीडिया में, और भी नेशनल मीडिया में माहौल बनाने की कोशिश की कि ममता बनर्जी में कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है, महिलाओं को उनके खिलाफ जो है वो महिलाओं को सुरक्षा उनको नहीं दे पाती हैं, और फिर महिला आरक्षण बिल लाने की कोशिश की गई है। हकीकत यह है कि अगर आप डेटा उठा के खाली देख ले महिलाओं को लेके, तो हाँ। बहुत मुश्किल होगा बीजेपी के दावे पे यकीन करना, क्योंकि ममता बनर्जी तो खुद महिला है। हाँ। 38% जो सांसद है तृणमूल कांग्रेस की वो हाँ। महिला है, महिला। और भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड सिर्फ 13% का है। हम्म। तो ये तो लोग तो इस बात को देखेंगे ना। हम्म। फिर अगर आप ध्यान से देखिए, इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई कोर करेक्शन नहीं किया। 55 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने महिलाओं को दी, और बीजेपी ने सिर्फ 33 दी है। बीजेपी अगर इस 33 की जगह 85 महिलाओं को वोट देती, तब उसका दावा होता कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है। तो इसलिए मेरा यह कहना है कि ये इतना आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए ममता बनर्जी का किला फांदना। लेकिन अब राजनीति में कुछ भी हो सकता है। हम्म। अब मेरा जो एनालिसिस है वो तो यही कहता है कि एज है ममता को। हम्म। अब नतीजे क्या आएंगे वो तो चार को ही पता चलेगा। सर, एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि ये जो टुडे चाणक्य का जो सर्वे देखा, उसमें 14 लाख मुसलमान भाजपा को वोट दे रहे हैं, उस सर्वे में कहा गया है। तो मुसलमान, और वो भी बंगाल का, वो क्यों ममता बनर्जी को छोड़ करके, जब उसने वहां पर उसके पास जो हुमायूं कबीर आए, एआईएमआईएम भी वहां पर गया, उनको वोट ना दे करके वो बीजेपी को वोट देगा? ऐसा बंगाल के मुसलमानों के सामने कोई एक कारण नजर आता है सर? नहीं, मुझे कोई, मैं तो पहली बात तो टुडे चाणक्य और इन सब जो सर्वे के एजेंसीज हैं इन पे मैं भरोसा भी नहीं करता, उनको क्रेडिबल भी नहीं करता, और उनको लेके मैं अपने टीवी अपने सत्य हिंदी पर डिस्कस भी नहीं करता, डिबेट भी नहीं करता। मेरे ख्याल से जो हिंदुस्तान की जो 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 बहुत क्रेडिबल एजेंसीज हैं, उनमें एक सीएसडीएस है, हाँ। यशवंत देशमुख का सी वोटर मान सकते हैं।
एक्सिस माई इंडिया को मान सकते हैं। बाकी एजेंसीज के बारे का ट्रैक रिकॉर्ड मेरी नजर में कोई बहुत अच्छा नहीं है, सर वो तो और दे ना ही नहीं मुझे रहे ना पता चलता है तीनों। कि उनका सैंपल साइज। हाँ, वो तीनों दे ही नहीं रहे सर जिनको क्रेडिबल हाँ, माना वो जाए। यही तो हैरानी की बात, जो क्रेडिबल एजेंसीज हैं वो हाँ नहीं दे रही, जो हाँ अचानक उगाती हैं वो बड़े बड़े दावे करती हैं। उन्होंने किस आधार पे किया, उनका क्वेश्चनेयर क्या है, उनका सैंपल साइज क्या है, उनकी टीम क्या है, कुछ पता नहीं, बस नंबर्स आ जाते हैं। और एक बात और मान लीजिए, इस देश के अंदर जो सबसे बड़े जो सेफोलॉजिस्ट थे, प्रणव राय, हाँ उन्होंने सेफोलॉजी बंद कर दी, योगेंद्र यादव ने सेफोलॉजी बंद कर दी, और अब संजय कुमार ने भी सेफोलॉजी बंद कर दी है। तो जिनको जो 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 ट्रेंड थे सेफोलॉजी में, जिनकी क्रेडिबिलिटी सिर्फ भारत नहीं बल्कि भारत के बाहर भी है, उनको भी लगता है कि भारत में इस कदर डाइवर्सिटी है कि उसके आधार पे सैंपल साइज तैयार करना और उसके आधार पे किसी जनता की नब्ज को पकड़ना बहुत मुश्किल काम होता है, इसलिए नहीं करना चाहिए। तो बाकी ये कौन लोग हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या, मुझे नहीं मालूम। सर एक चीज मैं समझना चाहूंगा कि पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उसके ठीक पहले ममता बनर्जी को छोड़ करके शुवेंदु बीजे टीएमसी में गए थे, और शुवेंदु निश्चित तौर पर टीएमसी के नंबर 2 थे। वो टीएमसी का हम्म। सब कुछ जानते थे, यानी इन एंड आउट वो जानते थे। और उस चुनाव में बीजेपी को 77 सीट मिली। तो लोगों के लिए भी वो एक नई चीज थी कि टीएमसी के साथ शुवेंदु गए हैं, बहुत आक्रामक प्रचार भी किया था, लेकिन तब 77 तक आ पाए। इस बार भी बीजेपी का जो सबसे प्रमुख चेहरा इस पूरे चुनाव में दिखाई दिया वो शुवेंदु ही थे। तो मैं बस ये समझना चाह रहा हूं सर कि इस बार जो बीजेपी को पूर्ण बहुमत की तरफ एग्जिट पोल्स में दिखाया जा रहा है, उसके लिए कोई एक कारण तो समझ में आए। यानी जो ये ऑब्वियस कारण जो लोग गिना रहे हैं कि एसआईआर के वोट कट गए, ये चुनाव आयोग साथ में लग गया, ईडी सीबीआई जुट गई, इन सबको अलग रखते हुए जो चुनाव के असली कारण होते हैं उनमें से कोई कारण समझना चाहता हूं कि जिसके कारण बीजेपी का कोई वोट बैंक बढ़ा हो। विक्रांत, आप तो बहुत समझदार पत्रकार हैं। जब मैंने कहा कि एक नई प्रयोगशाला है, हम्म। तो उस नई प्रयोगशाला का कुछ तो अर्थ होगा ना। भाई, शुवेंदु बीजेपी का जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस था, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, वो 2019 का लोकसभा का चुनाव था। हाँ बिल्कुल। 2016 में जब भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ा था, तो उसको सिर्फ 10.7% वोट मिले थे और सिर्फ 6 सीटें उनको मिली थी। हम्म। लेफ्ट फ्रंट को 39 पॉइंट समथिंग समथिंग उनको उनको वोट परसेंटेज उनका था, और 76 सीटें उनको मिली थी विधानसभा की। हम्म। 3 साल के अंदर, हम्म। 3 साल में करिश्मा होता है। और भारतीय जनता पार्टी, जो 10% वोट उसको मिला था विधानसभा की तुलना में, लोकसभा में उसको 40.25% वोट मिलता है। और उसकी लोकसभा की सीटें, जो पिछली बार खाता भी नहीं खुला था, वो 18 पे आके रुक जाता है, और ममता बनर्जी से सिर्फ 4 कम। हम्म। लेफ्ट का जो वोट परसेंटेज 39 पॉइंट समथिंग था, वो घट के 7.46 पे आ जाता है। उस वक्त बीजेपी का नेता कौन था? दिलीप घोष। हम्म। तब शुवेंदु अधिकारी या तो आए थे या आने वाले थे, कुछ इस हाँ तरीके की चर्चा उस वक्त चल रही थी, मुझे ध्यान नहीं, इसलिए मैं ऑफ ऑफ हाँ। द मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद से तब बीजेपी को 40.25% वोट मिला था। 2021 में, हम्म। 2021 का अगर आप आंकड़ा देखेंगे, तो बीजेपी का वोट प्रतिशत 2% घटा। हम्म। और जिस 2019 में बीजेपी को 121 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बढ़त हासिल हुई थी, वो घट के 71 पे आ गई, 77 पे आ गई। हम्म। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर था, वो 39 पॉइंट समथिंग था, यानी 38, 39, 38, 39। और जो इनकी सीटें बढ़ी थी, बढ़त मिली थी, वो 91 सीटों पर बढ़ी थी। हम्म। यानी भाजपा की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि क्या वो 40% के वोट परसेंट को क्रॉस करके 42-43 पर ला सकती है कि नहीं। हम्म। उन 2019 के बाद दो चुनाव हुए, एक विधानसभा का चुनाव हुआ, एक एक लोकसभा का लोकसभा। चुनाव हुआ, दोनों में वह सफल साबित हुई। हम्म। और जिस 2024 में बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद थी, और कुछ एग्जिट पोल ने, ओपिनियन पोल्स ने कहा था कि बीजेपी 30 सीटें भी ला सकती है और ममता बनर्जी की हालत बहुत खराब है, तब ममता को 29 सीटें मिली थी, और जो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 12 सीटें मिली थी। हम्म। 6 सीटें उनकी घट गई थी 2000। तो अब पिछले 2024 से 2026 के बीच में ऐसा कौन सा उफान आ गया है जिसकी वजह से लोग बीजेपी को वोट देंगे, ये मुझे समझ में नहीं आता। जबकि हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ता है। हाँ। जैसे 2019 के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 40% वोट मिला था, हम्म। और 2024 में 39% वोट मिला था। विधानसभा के चुनाव में वो परसेंट घट के 38% हो गया था। हम्म। तो लोकसभा के चुनाव में जब बीजेपी का वोट शेयर बढ़ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में और उनके कल्ट की वजह से,
तो विधानसभा में जब शेयर गिरता है, और ये क्रॉस द पूरे भारत का ये ट्रेंड है, तो बीजेपी का वोट कैसे 45% हो जाए? क्योंकि जब तक 45% नहीं होगा तब तक बीजेपी जीत नहीं सकती, तब तक ममता बनर्जी को हरा बिल्कुल। नहीं सकती। क्योंकि 2021 में ममता और बीजेपी के बीच में 10% के वोट का फासला था। 2024 में यह फासला घट के हो जाता है, तकरीबन 7% का फासला हो जाता है। तो बीजेपी को ड्रास्टिकली कुछ करना पड़ेगा, जो कम से कम मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। बाकी अगर किसी को दिखाई पड़ रहा हो तो बात अलग है। सर, आपने जो प्रधानमंत्री का भी जिक्र किया और आपने विशेष प्रयोग का भी जो जिक्र किया, अगर ये तमाम विशेष इंतजाम, विशेष प्रयोग जो इस चुनाव में किया गया है, अगर इन सब के बावजूद जो आपका आकलन है कि ममता बनर्जी को एज है और वो नतीजों में भी बदल जाता है और ममता बनर्जी ये चुनाव जीत जाती हैं, तो इस तो क्या होगा सर? तो क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार होगी? और क्या ये देश की राजनीति पर भी उतना ही बड़ा असर डालेगी जितना ममता बनर्जी कह रही हैं वहां से? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो प्रधानमंत्री के सिर पर ही सेहरा बनता है। तो जब बीजेपी हारेगी तो उसका भी ठीकरा तो उनके माथे भी फूटेगा ना। वो खुद कह रहे हैं कि 200 सारी सीटों पर मैं ही चुनाव लड़ रहा हूँ, या आप मान के चले मैं वोट दे रहा हूँ। तो जब आप इस हद तक अपने आप को, अपना स्टेक बढ़ा दिया है, तो हार में आपको आपका को डिस्क्रेडिट मिलेगा, जीत में आपको क्रेडिट मिलेगा। तो इसके अलावा तो कोई वहां है नहीं। शुभेंदु अधिकारी के नाम पे तो कोई वोट देने वाला है नहीं वहां पे, या दिलीप घोष के नाम पे कोई वोट देने वाला है नहीं। ये अलग बात है कि शुभेंदु अधिकारी ने पिछली बार ममता बनर्जी को हरा दिया, लेकिन ममता बनर्जी हार गई इसका मतलब ये नहीं कि ममता बनर्जी का बेस नहीं है। हाँ। ममता बनर्जी आज भी हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा बड़ी मास लीडर में से एक है। सबसे बढ़ के, बल्कि मैं कह सकता हूँ अपने स्टेट में सबसे बड़ी मास लीडर है। एक तरीके से उनका कल्ट है, उनकी उनकी पर्सनालिटी है। तो क्रेडिट डिस्क्रेडिट सब प्रधानमंत्री जी को ही जाएगा, किसी और को नहीं जाएगा। जहां तक अगर ममता ये जीत जाती हैं तो हाँ। निश्चित तौर पर इससे इंडिया गठबंधन को बहुत मजबूती मिलेगी। क्योंकि ये सवाल सिर्फ ममता का नहीं है। हाँ। जो अपेक्षित नतीजे हैं, केरल के अंदर कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है, तमिलनाडु के अंदर डीएमके की बनती दिखाई पड़ रही है, पश्चिम बंगाल में ममता की बनती, अगर अगर बनती है तो फिर ये हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन को आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। और बीजेपी जिसका दावा था केरला के अंदर अपना अपना वोट शेयर बढ़ाने का, कम से कम जितने नतीजे आ रहे हैं उससे तो ऐसा लगता नहीं कोई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तमिलनाडु के अंदर बढ़ जाएगा। तो असम की जीत वाकई में उनकी जीत होगी, क्योंकि वहां पे हिमंता ने तमाम तरीके के वो किए हैं जिसकी वजह से उनको जीतना चाहिए, ऐसा माना जा रहा है। तो अगर ये नतीजे जैसा एक्सपेक्टेड है, अगर यही आते हैं, तो फिर इंडिया गठबंधन को टेकन फॉर ग्रांटेड लेफ्ट कम से कम बीजेपी नहीं ले सकती, और ये प्रधानमंत्री जी के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं। सर, एक चीज और समझना चाहूंगा कि पिछला जो चुनाव था विधानसभा का, उसमें लेफ्ट के कैडर ने बड़ी संख्या में बीजेपी के पक्ष में वोट दिया था। इस तरह की बातें सामने आई थी क्योंकि वो बहुत निराश हो चुके थे अपने प्रदर्शन से और बाकी चीजों से कि किसी तरह ममता की सरकार को हटाया जाए। लेकिन इस बार जब वहां पर बात की जा रही है तो लेफ्ट का कैडर भले ही छोटी संख्या में या बड़ी संख्या, जैसा भी होगा वो तो नतीजों में दिखाई देगा, वो वोट भी बीजेपी से निकल करके वापस अपने मूल कैडर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ऐसा लग रहा है आपको? क्या आपको भी इस तरह का पता चला है? ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा सा जल्दबाजी होगी इस बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, क्योंकि जब तक एक्चुअल नतीजे नहीं आते तब तक कहना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, एक चीज मैं जरूर कह सकता हूं हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी को जो वोट बेस है, हाँ। वो वोट बेस जो है वो वामपंथ का ही है वो उसके हाँ। पास। क्योंकि ममता बनर्जी का जो वोट है, अगर आप 2011 से भी देखें तो वो हाँ। 48%, 45%, 48% के आसपास ही है। हम्म। उसमें कमी नहीं दिखाई पड़ती, 1% इधर उधर हो जाता है लेकिन उसमें कमी नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन लेफ्ट फ्रंट, और कांग्रेस तो पहले भी उतनी एग्जिस्टेंस में नहीं थी, लेफ्ट फ्रंट पूरी तरीके से गायब हो गया है। हम्म। यानी 2016 में उसके पास 39% वोट था, और 2019 आते आते ये 39% घट के 7% रह जाता है। और बीजेपी का वोट शेयर 10% से बढ़ के 40% आ जाता है। तो ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि लेफ्ट फ्रंट का जो वोट बेस था वो खिसक के बीजेपी की तरफ गया है। हम्म। तो ये संभावना है कि उनका काडर भी बीजेपी की तरफ चला गया हो, हम्म। और बिना काडर के गए इतना बड़ा मास बेस का नहीं हो ट्रांसफर सकता। ऑफ वोट नहीं हुआ। तो हम्म। वो संभावना है। लेकिन क्या वो निराश होके दोबारा बीजेपी लेफ्ट की तरफ आकर्षित हुआ है? अभी कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी लेकिन थोड़ी। नतीजों से जब ये तक भी ये भी पता चलेगा। एक अंतिम नतीजे, सवाल सर, एक अंतिम सवाल मेरा आपसे।
आपने सर बहुत से सर्वे करवाए, यानी चलाए भी हैं, चैनल में रहते हुए बहुत से सर्वे देखे भी हैं। लेकिन अब स्थिति ये आ गई है कि जिनको क्रेडिबल माना जा रहा है वो अपने नतीजे ही सामने नहीं रख रहे। और यानी दबाव किस कदर बढ़ गया। अब ये दबाव ममता का तो हो नहीं सकता, या ममता का भी अगर है, लेकिन दबाव तो अब इस कदर आ गया है ना कि सर्वे के नतीजे ही सामने नहीं आ रहे हैं जो क्रेडिबल एजेंसीज है। आ, देखिए, उनको भी अपनी ब्रांड इमेज बचाने की चिंता है। हाँ। और अगर वो किसी दबाव में काम कर रहे हैं और उनकी अंतरात्मा अगर गवाही नहीं देती कि जो फिगर्स कहे जा रहे हैं वो उनको सामने रखना है, हाँ। तो फिर उनके पास एक ही ऑप्शन है कि अपने ब्रांड इमेज को बचा लें। आप देखिए 2024 के चुनाव में क्या हुआ। हाँ। लोगों ने तो 350 से 400 सीटें दे दी। 400। हल्के बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी 240 पे आकर टिक गई। हम्म। और फिर कुछ लोगों को रोना भी पड़ा स्टूडियो में हाँ। जाके। तो आप एक जगह 400 सीटें कह रहे हैं और आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, और वो 240 पे आकर टिक जाती है वो पार्टी। और अगर आप गलती करें उसी तरीके से, क्योंकि पिछली बार बंगाल के चुनाव में गलती हो चुकी थी। हाँ। पिछली बार भी ये बिल्कुल सही बात। बीजेपी को जिताया गया था। हम्म। तो अब आपको अपनी ब्रांड इमेज अगर बचानी है तो फिर आप डेटा नहीं, अगर आपके मन मुताबिक डेटा नहीं है तो हाँ। समझदारी इसी में उसको आप पब्लिक ना करें। हाँ। शुक्रिया आशु सर, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद।